सो चैप्टर 4 अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। 25 में अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कॉन्स्टिट्यूट होगी वो होगी कौन सा एक्ट के अंडर में? स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर में अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होगी। देन 26 है अपील के बारे में कि अपीलेट ट्रिब्यूनल पे कौन से अपील जाएंगे। तो किसी डायरेक्टर का कोई ऑर्डर आया हो या कोई भी पर्सन जो कि एग्रीव्ड हो किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से, तो ये सारे लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल पर जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 कि कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी जो कि डायरेक्टर से एग्रीव्ड है, डायरेक्टर के ऑर्डर से, जो कि सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में पास किया गया है, तो वो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल पे जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से 45 डेज़ के अंडर में ये अपील प्रेफर कर दी जानी चाहिए, बट ये 45 डेज़ भी एक्सटेंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू सफिशिएंट कॉज। देन पॉइंट नंबर 4 इज़ दैट कि अपीलेट ट्रिब्यूनल सारी पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी देगी, अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, और उसके बाद ही सच ऑर्डर पास जो कि उसको ठीक लगेगा। देन सबसेक्शन 5 इज़ दैट कि अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉपी सेंड करेगी, जो भी होगा किसको सेंड करेगी? पार्टीज टू द अपील एंड कंसर्न्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और द डायरेक्टर एज द केस में बी। पॉइंट नंबर 6 इज़ दैट सबसेक्शन 6 कि जो भी एक तो इसका जो ट्रायल होगा वो एक्सपीडियसली होगा और इसको डिस्पोज ऑफ करना है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 26। देन 27, 28 हैज़ बीन ओमिटेड। ये है फाइनेंस एक्ट 2016 से। 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये सब ओमिट हो चुका है। आते हैं 35 में प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये बाउंड नहीं होगा फॉर द सीपीसी का जो भी प्रोसीजर होगा उससे ये बाउंड नहीं होगा, बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सो अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। इसके पास पावर है अपने खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट करने को, बट कुछ एक्शन के लिए आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि दैट इट हैज़ अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट, राइट, अंडर सीपीसी, लाइक समनिंग करना है किसी को, डिस्कवरी इंस्पेक्शन है, एफिडेविट है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यदि कोई पब्लिक रिकॉर्ड की ज़रूरत है, कोई कमीशन इशू करना है, कोई डिसीजन को रिव्यू करना है, डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफ़ॉल्ट, एक्स पार्टी डिसीजन से रिलेटेड कुछ है, तो उस केस में इसको सिविल कोर्ट जैसी पावर हो जाती है। सबसेक्शन 3 इज़ दैट कि कोई भी ऑर्डर जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा पास किया गया शैल बी एग्जीक्यूटेबल एज बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ही करेगा, बट सिविल कोर्ट की तरह करेगा। देन subsection 4 is that notwithstanding anything contained in subsection 3, the appellate tribunal may transmit any order made by it to a civil court having local jurisdiction and such civil court shall execute the order। तो पॉइंट नंबर 3 को, सबसेक्शन 3 को ओवरराइड कर रहा है सबसेक्शन 4 कि अपीलेट ट्रिब्यूनल किसी भी सिविल कोर्ट जिसका ज्यूरिसडिक्शन बनता है उसको भी अलाउ कर सकती है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द डिक्री। देन सबसेक्शन 5 इज़ दैट कि सारी प्रोसीडिंग जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने हो रही हैं इनको हम कंसिडर करेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग फॉर द पर्पस ऑफ 193 एंड 228 ऑफ द आईपीसी, एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ 345, 346 ऑफ द सीआरपीसी। तो 193 और 228 फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी, 345 एंड 346 फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी, राइट। बट यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि सीआरपीसी के टर्म्स में इसे सिविल कोर्ट कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ 345 एंड 346। देन सेक्शन नंबर 36 इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस among us benches, nothing important in this 36। 37 power of chairman to transfer cases, so chairman has a power। and look on the application of any of the parties, तो एक तो parties के application and after notice to the parties, सारी parties को notice देगा, and after hearing such of them he may desire to be heard or on his own motion without such notice।
द चेयरमैन may ट्रांसफ़र एनी केस पेंडिंग बिफोर वन बेंच फॉर डिस्पोजल टू एनी अदर बेंच। तो आपका चेयरमैन ये कर सकता है, राइट। देन 30 इज़ दैट डिसीजन टू बी बाय मेजॉरिटी, ऑब्वियसली। 39 is right of appellant to take assistance of authorized representative and of government to appoint presenting officer। तो इसमें है appellant के पास राइट है कि असिस्टेंस ले सकता है, राइट। 40 पे आ जाइए, मेंबर टू बी पब्लिक सर्वेंट। इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 21 IPC में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है उसमें आ जाएगा। सो द चेयरमैन, मेंबर एंड अदर ऑफिसर एंड employee of appellate tribunal, the adjudicating authority, the director and officer subordinate to him shall be deemed to be the public servant। 40 में, right। then section 41 that is civil court not to have a jurisdiction। so किसी भी सिविल कोर्ट के पास jurisdiction नहीं होगी किसी भी सूट को इंटरटेन करने के लिए, किसी भी सूट या प्रोसीडिंग को इंटरटेन करने के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द डायरेक्टर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी or appellate tribunal is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court। तो मान लीजिए इस एक्ट ने किसी डायरेक्टर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल को कुछ भी कोई सूट या कोई प्रोसीडिंग के लिए यदि ज्यूरिसडिक्शन अलॉट कर दिया है तो किसी भी सिविल कोर्ट को पावर नहीं होगी उसमें इंटरफेयर करने की। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि उसके रिगार्ड में आप इंजंक्शन ऑर्डर भी नहीं पास करवाएंगे। 42 इज़ अबाउट द हाई कोर्ट में आप अपील पे जाएंगे। तो कोई पर्सन विच इज़ एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल मे फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 45 डेज, अपीलेट ट्रिब्यूनल से जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हिम। कॉपी नहीं, जबकि यहाँ पे बोल रहा है जब भी आपको बताया गया। प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट में इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाई सफिशिएंट कॉज है तो वो उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है 60 डेज़ को, राइट। देन चैप्टर 7 इज़ अबाउट स्पेशल कोर्ट। सो 43 कंसिस्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कंसल्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगा फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 बाय नोटिफिकेशन। डेजिग्नेट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा कोर्ट, कौन से? एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ सेशन को एज ए स्पेशल कोर्ट। तो हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर किया जाएगा। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। किसकी कंसल्टेशन से करेगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से करेगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू सबसेक्शन 2, while trying an offence under this act, a special court shall also try an offence other than offence referred to in subsection 1 with which the accused may under the code of CRPC be charged at the same trial। इसके अलावा यदि CRPC के अंडर में भी कोई ऑफेंस आ रहा है तो इसमें चार्ज किया जा सकता है। देन 44 इज़ अबाउट ऑफेंस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट। तो CRPC में कुछ भी लिखा हो, कोई भी ऑफेंस जो कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली ऑफेंस है, पनिशेबल है, एंड एनी शेड्यूल ऑफेंस कनेक्टेड टू द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, राइट। प्रोवाइडेड दैट स्पेशल कोर्ट ट्राइंग अ शेड्यूल ऑफेंस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू ट्राई सच शेड्यूल ऑफेंसेस। Then point number B, a special court may upon complaint made by an authority authorized in this behalf under this act take cognizance of offence under section 3। ठीक है, cognizance भी हो गया। Then point number C is that if the court has taken cognizance of the schedule offences is other than special court के अलावा किसी ने ले लिया cognizance, which has taken cognizance of the complaint of offence of money laundering under subclause B, it shall on an application by the authority authorized to file a complaint under this act commit the case relating to the schedule offence to the special court। किसी ने ले भी लिया तो एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी लगाएगी जिसको इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है, तो कंप्लेंट फाइल करेगी और बाद में उस केस को स्पेशल कोर्ट को कमिट कर दिया जाएगा। Then point number D is that a special court while trying the schedule offences or the offence of money laundering shall hold a trial in accordance with the provision of the CRPC। तो जब भी स्पेशल कोर्ट इसका ट्रायल करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द CRPC। और कौन सा प्रोसीजर? एज इट इज़ अप्लाइज टू द ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन।
राइट। तो ये डी पॉइंट हो गया। देन सब क्लॉज 2, nothing contained in this section shall be deemed to affect the special power of High Court regarding bail under section 439 of CRPC, and High Court may exercise such power including the power under clause B of subsection 1 of that section as if refers to magistrate in that section। ठीक है, 439 में जो बेल का प्रोविज़न है हाई कोर्ट के पास वो अफेक्ट नहीं होगा। नाउ 45 इज़ अबाउट ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, और ये ध्यान रखना है कि इसके सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। पहले ऐसा नहीं था, अमेंडमेंट के बाद ये चेंज कर दिया गया। आई रिपीट कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। Then 45, notwithstanding anything contained in the CRPC, no person accused of an offence under this act shall be released on bail or on his own bond unless, CRPC में कुछ भी लिखा हो, कोई एक ऐसा बंदा जो इस एक्ट के अंडर में अक्यूज्ड है, ठीक है, तो बेल पे नहीं जाएगा अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका दीजिए, और जहाँ पे पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एप्लीकेशन को अपोज किया और कोर्ट सेटिस्फाइड है दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस। पहला कि वो ऑफेंस उसने नहीं कमिट किया है, एंड दैट ही इज़ नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल। बेल पे होगा तो कोई और ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, उस केस में ये अलाउ हो सकता है। Now provided that a person who is under age of 16 year or is a woman or is a sick or infirm or is accused either on his own or along with other co-accused of money laundering, a sum of less than 1 crore rupees may be released on bail if the special court so desire। तो एज यहाँ पे ध्यान रखना है, 16 ईयर फॉर द मेल एंड हु इज़ अंडर एनी पर्सन, 16 ईयर से मेल फीमेल दोनों, एंड देन वीमेन or sick or infirm। Provided further that a special court shall not take cognizance of any offence punishable under section 4 except upon a complaint in writing made by। तो स्पेशल कोर्ट जब भी कॉग्निजेंस लेगी तो उसके लिए कंप्लेन एक लिखी जाएगी, किसके द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा या कोई ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो कि अथोराइज हो, राइट। देन सबसेक्शन 1A इज देयर, notwithstanding anything contained in CRPC 1973 or any other provision of this act, no police officer shall investigate into an offence under this act unless specifically authorized by central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज होगा तभी वो आगे प्रोसीड करेगा। देन सबसेक्शन 2 इज देयर, द लिमिटेशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ बेल स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 इज इन एडिशन टू द लिमिटेशन अंडर द CRPC or any other law for time being enforced on granting bail, right। Then 46 is that application of CRPC to proceeding before a special court। तो save as otherwise provided in this act the provision of CRPC including bail और bond के ये अप्लाई होंगे to the proceeding before a special court, and for the purpose of the said provision the special court shall be deemed to be the court of session। आप स्पेशल कोर्ट को कोर्ट ऑफ सेशन मान लीजिए, और जो कि पर्सन कंडक्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट उसे आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर मान लीजिए। प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट फॉर एनी केस और क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस आ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन सबसेक्शन 2 इज देयर, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू अपॉइंट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब तक कि इस सेक्शन में अनलेस ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस दैन 7 years अंडर द यूनियन और स्टेट रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7 साल की। देन सबसेक्शन 3 इज देयर, एवरी पर्सन जो कि अपॉइंट किया जा रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस सेक्शन में शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन द मीनिंग ऑफ clause U of section 2 of the CRPC, and the provision of the court shall have effect accordingly। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर CRPC section 2 clause U। Then 47 is about appeal and revision। So the High Court may exercise so far as may be applicable all the power conferred under chapter 29
or chapter 30 of CRPC on a high court, as if a special court within the limit of the jurisdiction of high court, where a court of session trying a case within the local limit of jurisdiction of the high court, right?